किस घटिया खानदान की छोकरी है तू? इतनी सुंदर शक्ल लेकर यहाँ क्या करने घुस आई? जिस्म बेचकर यहाँ तक पहुंची है क्या? उस आदमी के मुंह से निकली सिगरेट की घिनौनी बदबू सीधी उसके चेहरे पर आई। ये शब्द किसी ते चाकू की धार की तरह हवा को चीरते हुए आए, लेकिन जिस औरत पर ये शब्द फेंके गए थे वह टस से मस नहीं हुई। उसकी आंखें किसी गहरी झील की तरह शांत थीं और उस शांति में एक ऐसी बर्फीली क्रूरता छिपी थी जो सब कुछ निगल जाने को तैयार थी। तवांग, अरुणाचल प्रदेश। यह जगह फौजियों के बीच इस कहावत के लिए मशहूर थी, तवांग जाओगे तो वापस कब आओगे? इस बर्फीली कैद में जी नहीं पाओगे। यह सरहद का वो आखिरी कोना था जहां जिंदगी मौत से हर रो लड़ती थी। दिसंबर की बर्फीली हवाएं शरीर को काट रही थीं और चारों तरफ से घिरे हिमालय के पहाड़ इस छोटे से कस्बे को किसी विशाल जेल की तरह दबा रहे थे। अदिरा ने जैसे ही तवांग के बस टर्मिनल पर कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका उसके फेफों में गहरा उतर गया। यह दिल्ली की हवा से बिल्कुल अलग थी, जिसमें मिट्टी की सौंधी महक और बर्फीली ठंडक घुली हुई थी। उसने अपना कॉलर ठीक करने के बजाय एक छोटी सी सांस छोड़ी। उसके मुंह से निकली भाप हवा में बिखर गई। कुछ भी नहीं बदला। वह धीरे से बुदबुदाई। मेजर जनरल अदिरा सिंह, उम्र 39 साल। भारतीय सेना के इतिहास में सबसे कम उम्र में मेजर जनरल बनने वाली महिला और मार्कोस की एक महान योद्धा। वही कल से यहां स्थित 17वीं माउंटेन डिवीजन की नई डिवीजनल कमांडर के तौर पर पद संभालने वाली थी, लेकिन इस वक्त उसके रूप में किसी जनरल का रौब ढूंढना मुश्किल था। बिना किसी रैंक के बैज वाली नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म और मार्कोस के दिनों से पहनी जाने वाली एक कैमो टोपी जो उसकी तीखी नहरों को छिपा रही थी, वह इस यूनिट का असली चेहरा देखने के लिए अपनी पहचान छिपाकर आई थी। टर्मिनल से यूनिट तक का रास्ता वीरान था। सका के किनारे पर ही बर्फ हटाई नहीं गई थी, जो अब काली पड़ चुकी थी और घुरते हुए पुराने फौजी ट्रक काला धुआं उगल रहे थे। जब वह मेन गेट पर पहुंची तो उसने पहले से तैयार रक्षा मंत्रालय का इंस्पेक्शन कार्ड दिखाया। डिवीजनल कमांडर की पहचान के बजाय उसने ऊपर से भेजी गई एक इंस्पेक्टर की झूठी पहचान का इस्तेमाल किया। बेशक यह सब कल तक सामने आ ही जाना था, इसलिए गेट पर खंपे संतरियों ने उसके चेहरे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। खाने का समय हो गया है क्या? यूनिट के अंदर कदम रखते ही उसे जवानों की हलचल सुनाई दी। दोपहर के खाने का समय था। वह अफसरों के मेज के बजाय सीधे जवानों के मेज की तरफ बब्बाई। पुरानी कंक्रीट की इमारत की दरारों से खाने की महक बाहर आ रही थी, लेकिन यह भूख बाने वाली स्वादिष्ट खाने की खुशबू नहीं थी। यह पुराने तेल, उबली हुई सब्जियों और किसी अजीब सी चीकी मिली जुली बदबू थी। मेज के अंदर का नहारा किसी कबाखाने जैसा था। हीटिंग ठीक से काम नहीं कर रही थी और जवान अपनी गर्म जैकेट के अंदर भी कांपते हुए खाना खा रहे थे। अदिरा ने एक थाली उठाई और खाने की लाइन में खड़ी हो गई। दाल के पतीले में पानी जैसी पतली दाल थी, जिसमें कुछ गली हुई सब्जियां तैर रही थीं। चावल इतने पुराने थे कि पीले पा चुके थे और सब्जी के नाम पर सिर्फ सूखी मिर्च वाला अचार और कुचली हुई बेसन की सब्जी थी। यह है जवानों का खाना। अदिरा ने अपने अंदर उबलते गुस्से को दबाते हुए थाली ली। जैसे ही वह एक जगह जाकर बैठी, आसपास के जवानों की नजरें उस पर टिक गईं। बिना रैंक वाली यूनिफॉर्म पहने एक अजीब सी औरत। जवान उसे कोई सिविलियन कर्मचारी या नई भर्ती समझ रहे थे। जैसे ही अदिरा ने चम्मच से एक निवाला लेने की कोशिश की, मेज का दरवाजा धाम से खुला और एक भारी भरकम आदमी अंदर आया। ओए, आज खाने में यह क्या कचरा बना है? कहां मर गए सारे लंगर वाले? उसकी कान फाड़ देने वाली आवाज पूरे मेस में गूंज गई। यह मेजर विक्रम राणा था, डिवीजन का लॉजिस्टिक्स ऑफिसर। चमकता हुआ तैलीय चेहरा, फटने को तैयार यूनिफॉर्म और घमंड से भरी आंखें। वह ऐसे चल रहा था जैसे वही इस इलाके का राजा हो। जवान खाना खाते खाते डरकर सिर झुका गए। विक्रम ने एक लंगर वाले जवान से थाली ली, उसे देखा और मीन पर थूक दिया। हरामखोरों, सारा राशन कहां बेच दिया? सिर्फ घास फूस परोस रहे हो। मैंने कहा था ना कि मेरे लिए अलग से भिया इंतजाम करना। लंगर वाला जवान कांपते हुए बोला, सर, इस महीने का राशन कम आया था। बहाने मत बना, तुम लोग बीच में ही सब कुछ बेच देते हो। मुझे पता नहीं है क्या? मुर्गा बन। विक्रम उस बेचारे जवान को लात मारने ही वाला था कि उसकी नंगर कोने में चुपचाप बैठी अदिरा पर पही एक अजनबी औरत, और वह भी काफी खूबसूरत।
उसकी आंखें किसी भूखे भेड़िए की तरह चमक उठीं। उसने लंगर वाले को धक्का दिया और सीधा अदिरा की टेबल की तरफ आया। धाम! उसने अपने फौजी बूट से अदिरा के बगल वाली कुर्सी को लात मारी और बैठ गया। टेबल हिल गई और अदिरा की थाली से दाल छलक गई, लेकिन अदिरा ने चम्मच नहीं छोड़ा। उसने बिना नगर उठाए अपना ठंडा खाना चबाना जारी रखा। नई लक्की, पहले कभी देखा नहीं, नई सिविलियन हो या किसी अफसर की। विक्रम अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर अदिरा को घूरने लगा। अदिरा ने अब सिर घुमाकर उसे देखा। ठंडी बेपरवाह आंखें, लेकिन विक्रम उसकी आंखों का मतलब नहीं समझ पाया। उसने इसे बस एक अक्कू छोकरी की गुस्ताखी समझा। खाना खा रही हूं, कुछ काम है तो बाद में बात कीजिए। अदिरा की आवाज गहरी और सपाट थी। विक्रम हौसा, वाह रे, एक सीनियर तुमसे बात कर रहा है और तुम्हारे गले से निवाला नीचे उतर रहा है। जानती नहीं मैं कौन हूं? मैं मेजर विक्रम राणा हूं, इस यूनिट का कर्ता धर्ता। तुम्हारे जैसे लोगों का जीना आसान भी कर सकता हूं और जहन्नुम भी बना सकता हूं। उसने अपना गंदा हाथ बहाकर अदिरा के कंधे पर थपथ पाया। इतनी सुंदर शक्ल लेकर यहां क्या करने घुस आई? जिस्म बेचकर यहां तक पहुंची है क्या? सरहद पर रातें बहुत ठंडी और अकेली होती हैं। कहो तो मैं तुम्हें गर्मी दूं? आसपास के जवानों के चेहरे सेद पक गए। लॉजिस्टिक्स ऑफिसर की बदतमीजी कोई नई बात नहीं थी, लेकिन आज उसने हद पार कर दी थी। पर कोई भी आगे नहीं आया। सब जानते थे कि आवा उठाने का मतलब सा है और उसके पीछे एक मजबूत भ्रष्ट गिरोह है। अदिरा ने अपने कंधे पर रखे उसके हाथ को ऐसे देखा जैसे कोई किया देख रही हो, और फिर धीरे से, बहुत धीरे से अपना मुंह खोला। हाथ हटा। यह बस एक छोटा सा वाक्य था, लेकिन इसमें मार्कोस के दिनों की वह क्रूरता थी जिसने सैकड़ों दुश्मनों को शांत किया था। विक्रम को एक पल के लिए अपनी री में सिहरन महसूस हुई, लेकिन तुरंत उसका अहंकार आहत हो गया। एक मामूली छोकरी के सामने वह डर गया। वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पागल हो गई है क्या? ओए, तेरी यूनिट कौन सी है? नाम बता। आज रात मेरे क्वार्टर पर आना, तुझे दिमागी ट्रेनिंग की जरूरत है। विक्रम और भी बेशर्मी से अपना हाथ अदिरा की जांघ की तरफ बहाने लगा। उसी पल अदिरा का हाथ बिजली की तरह चला। खट! उसने अपनी थाली के कांटे फोर्क से विक्रम की कलाई पर वार किया। कांटे की नोक सीधी उसकी कलाई की नस पर चुभी थी। हड्डी टूटने जैसा दर्द विक्रम के पूरे शरीर में फैल गया। आह! वह चिल्लाते हुए पीछे हटा। उसकी कलाई पर एक गहरा लाल निशान बन गया था। अदिरा ने ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। खाना ठंडा हो रहा है, दफा हो जाओ। और एक चेतावनी, अपनी यह गंदी हुबान चलाना आज बंद कर दो, क्योंकि यह आखिरी बार होगा। क्या तू आज मरेगी? एक मेजर पर हाथ उठाया। मिलिट्री पुलिस बुलाओ सबको, इस औरत को घसीट कर ले जाओ। विक्रम गुस्से में पागलों की तरह चिल्लाने लगा। मेस में सबकी नहरें उन्हीं पर थीं। तभी मेस के दरवाजे से किसी के तेजी से आने की आवाज आई। यह कैप्टन आलोक वर्मा था, विक्रम का चमचा और कल से अदिरा का नया ईडीसी आईडी कैंप। सर, क्या हुआ? आलोक हाँफते हुए आया और विक्रम को सहारा दिया। विक्रम ने अदिरा की तरफ उंगली उठाई। आलोक, इस औरत को तुरंत गिरफ्तार करो। इसने सीनियर पर हाथ उठाया है। मैं इसका करियर खत्म कर दूंगा। आलोक ने मुश्किल में पककर अदिरा को देखा। वह अभी तक अदिरा का चेहरा नहीं जानता था। नई कमांडर की नियुक्ति कल होनी थी और उसने बस कागजों पर उसका नाम देखा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आंखों के सामने खड़ी यह औरत उसकी नई 2 स्टार मेजर जनरल होगी। वह बस मेजर विक्रम को खुश करने के लिए अदिरा के पास गया। देखिए मैडम, आप जो भी हैं, आपने बहुत बड़ी गलती की है। मेजर साहब अदिरा अपनी जगह से उठी। कुर्सी के पीछे खिसकने से एक तीखी आवाज हुई। उसने धीरे धीरे अपनी टोपी उतारी। दबे हुए बाल नीचे आए और उसका तेज रौबदार चेहरा सामने आ गया। कैप्टन आलोक वर्मा। जब उसने उसका नाम पुकारा तो आलोक चौंक गया। नेम प्लेट तो है नहीं, इसे मेरा नाम कैसे पता? तुम्हारा सीनियर एक औरत के साथ बदतमीजी कर रहा है, जवानों की थाली में थूक रहा है, और तुम उसे रोकने के बजाय उसका साथ दे रहे हो। क्या यही एक अफसर का धर्म है जो तुमने सीखा है? जी नहीं। वो कान खोलकर सुनो, इस यूनिट का हाल देखने लायक है। खाना जानवरों के खाने से भी बदतर है और एक अफसर शक के गुंडे से भी गया घोरा। अदिरा ने अपनी नहरें विक्रम की तरफ घुमाई। विक्रम उसके रौब से दबकर पीछे हट गया, लेकिन उसे अभी भी स्थिति समझ नहीं आई थी। तू मुझे सिखाएगी?
मरना चाहती है क्या? अदिरा हल्के से मुस्कुराई। यह मुस्कान कम और मौत का पैगाम यादा लग रही थी। उसने अपनी थाली उठाई और कूहेदान में पटक दी। धधाम की आवाज के साथ खाना बिखर गया। कल मिलते हैं, तब तुम्हारी यह गंदी हुबान नहीं बल्कि तुम्हारे घुटने पहले मीन पर टिकेंगे। अदिरा यह कहकर बिना पीछे मुहे मेज से बाहर चली गई। एक बार फिर ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और मेज की गर्मी को शांत कर गया। पीछे बस हैरान खा विक्रम, आलोक और सांस रोके जवान रह गए। मेज से बाहर निकलकर अदिरा ने अपनी जेब से एक छोटा सा रिकॉर्डर निकाला। एक लाल बत्ती धीमी धीमी जल बुझ रही थी। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। मेजर विक्रम राणा, तूने सिर्फ खाना ही नहीं चुराया होगा, उसे पहले ही गंध आ गई थी। मेज का घटिया खाना तो बस एक छोटा सा हिस्सा था। जवानों की फटी हुई गर्म वर्दियां, खराब पेय हीटर और विक्रम की कलाई पर चमकती महंगी घई, सब कुछ एक ही कहानी कह रहा था। रात गहराते ही तवांग की पहाड़ियां घने अंधेरे में डूब गईं। अदिरा ने अपने लिए तय सरकारी क्वार्टर के बजाय मेन गेट के पास एक साधारण से होटल में कमरा लिया। वह बिस्तर पर बैठकर अपना स्मार्टफोन देख रही थी। स्क्रीन पर विक्रम राणा की पूरी जानकारी, उससे जुड़े स्थानीय दलाल और फौजी सामान सप्लाई करने वाली कंपनियों की सूची थी। शिकार की तैयारी पूरी हो चुकी है। उसने खिड़की से दिख रही यूनिट की रोशनियों को देखा। उन रोशनियों के नीचे न जाने कितने जवान ठंड, भूख और अफसरों के बुरे बर्ताव से कांप रहे होंगे। मार्कोस में रहते हुए उसने देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाई थी, लेकिन आज उसका दुश्मन बाहर नहीं था, वह अंदर था। सिस्टम की सबसे सी हुई जगह पर एक कीहे की तरह चिपका हुआ था। खटखट, किसी ने होटल के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अदिरा तुरंत दरवाजे के बगल में छिप गई और अपनी सांस रोक ली। रूम सर्विस, एक अजनबी आदमी की आवाज। उसने कुछ ऑर्डर नहीं किया था। उसकी इंद्रियों ने खतरे का संकेत दिया। दरवाजे के नीचे से दिख रही परछाई एक नहीं थी, 3 नहीं 4। इतनी जल्दी पता चल गया? क्या ये विक्रम के भेजे हुए आदमी हैं या कोई स्थानीय गुंडे? अदिरा ने धीरे से दरवाजे का हैंडल पकड़ा। डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि उसे लगा कि अच्छा हुआ इंतजार खत्म हुआ। जैसे ही उसकी उंगलियों ने हैंडल घुमाया, उसके शरीर की हर मांसपेशी लड़ाई के लिए तैयार हो गई। कल सुबह तक इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज रात इन जानवरों को बता दूंगी कि उनकी दावत में बिन बुलाया मेहमान कौन होता है। दरवाजा खुला और अंधेरे में कुछ खतरनाक आंखें चमकीं। अदिरा किसी शिकारी जानवर की तरह मुस्कुराई। अंदर आओ, तुम्हें कुछ सिखाना है। होटल के कमरे की पुरानी ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी। दरवाजा खुलते ही भालू जैसे 3 भारी भरकम आदमी अंदर घुसे। उनके हाथों में लोहे की रॉड और क्रिकेट बैट थे और चेहरे पर एक घिनौनी हंसी। ये स्थानीय गुंडे थे जो फौजी अफसरों के काले धंधों में मदद करते थे। ऐ छोकरी, सुना है तूने हमारे इलाके में किसी से पंगा लिया है। राणा साहब बहुत गुस्से में हैं। पहले आदमी ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी। अदिरा का शरीर मीन से उछलकर आगे भागा। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसे आंखों से पकना मुश्किल था। यह मार्कोस के दिनों का एक ऐसा मूव था जिसे उसने सैकड़ों बार अभ्यास किया था। वह पलक झपकते ही पहले आदमी के सामने पहुंच गई। धम, एक ओरदार मुक्का सीधा उसकी छाती पर पा और उसकी आंखें उलट गईं। अदिरा ने गिरते हुए आदमी का कॉलर पककर उसे अपनी ढाल बना लिया। पीछे वाले गुंडे ने जो रॉड चलाई वह सीधा अपने ही साथी की पीठ पर पई। साली। जब वह गुंडा हैरान था, अदिरा ने गिरते हुए आदमी के कंधे पर पैर रखकर हवा में छलांग लगाई। उसकी दाहिनी टोंग एक कोए की तरह घूमी और रॉड वाले गुंडे की कनपटी पर पई। एक भद्दी आवाज के साथ वह दूसरा आदमी भी मीन पर ढेर हो गया। सिर्फ 3 सेकंड में 3 में से 2 गुंडे मीन पर थे। आखिरी बचा हुआ आदमी क्रिकेट बैट पके कांप रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह एक खूबसूरत नाहुक सी औरत थी, लेकिन उसकी हरकतें किसी जंगली जानवर नहीं, किसी भूत जैसी थीं। तू कौन है? बचाओ। वह आदमी पीछे हटते हुए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन अदिरा यादा तेज थी। उसने मीन पर पही लोहे की रॉड को अपने पैर से उछाला। रॉड घूमती हुई गई और भागते हुए आदमी के घुटने पर लगी। वह चिल्लाते हुए घुटनों के बल गिर गया। अदिरा धीरे धीरे चलकर गई और उसके बाल पककर उसे ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। किसने भेजा? विक्रम राणा ने?
वह आदमी डर के मारे सिर हिलाने लगा। हाँ, राणा साहब ने बस थोड़ा सबक सिखाने को कहा था। अदीरा हौसी और उसे मीन पर पटक दिया। जाकर उससे कहना सबक मैं सिखाऊंगी और कल सुबह एक बहुत मजेदार शो शुरू होने वाला है। वे गुंडे एक दूसरे को सहारा देते हुए कमरे से भाग निकले। अदीरा ने दरवाजा बंद किया और फिर से खिड़की के पास आ गई। अंधेरे में डूबी यूनिट अभी भी शांत थी, लेकिन यह तूफान से पहले की शांति थी। अगली सुबह 17वीं माउंटेन डिवीजन का परेड ग्राउंड बर्फीली हवाओं से कांप रहा था। तापमान -15 डिग्री था। हजारों जवान लाइनों में खब्बे थे। उनके नाक और कान ठंड से लाल पला चुके थे। मंच पर मोटी वर्दियों में लिपटे अफसर खब्बे थे। उनमें कल वाला मेजर विक्रम राणा भी था। वह अपनी जेब में हैंड वार्मर दबाए बब्बा रहा। हा धत तेरे की, कितनी ठंड है। यह नया कमांडर आ क्यों नहीं रहा? टाइम का कोई पता नहीं है। उसके बगल में खड़े एक अफसर ने कहा, राणा उबान संभाल कर, वह हमारा नया कमांडर है। और सुना है कल मेस में किसी औरत से तुम्हारा झगड़ा हुआ। विक्रम ने हौंस कर कहा, अरे वो पागल औरत, पूछिए मत, पता नहीं कहां से आ गई थी। आज दिखी तो छोड़ूंगा नहीं। आलोक को पता लगाने को कहा है, लगता है कोई सिविलियन ही है। तभी परेड ग्राउंड के स्पीकर से मार्चिंग धुन बजी। यूनिट सावधान, नए डिविजनल कमांडर हायर हों। ग्राउंड के गेट से एक काली सरकारी गाड़ी अंदर आई। नंबर प्लेट पर 2 चांदी के अशोक स्तंभ चमक रहे थे। मेजर जनरल गाड़ी मंच के सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने उतरकर पीछे का दरवाजा खोला। सबकी नहरें वहीं टिक गईं। विक्रम ने उबासी लेते हुए गाही को देखा। उसने सोचा था कि कोई मोटा बूढ़ा जनरल उतरेगा, लेकिन गाही से जो उतरा वह उसकी कल्पना से परे था। एकदम कक यूनिफॉर्म, सीने पर सजे अनगिनत मेडल, जिनमें सबसे खास था मार्कोस का बैज, और कंधों पर चमकते 2 सितारे। उसने धीरे धीरे सिर उठाकर मंच की तरफ देखा। टोपी के नीचे से जो चेहरा दिखा वह बेहद खूबसूरत और सर्द था, और यह वही चेहरा था जिसे विक्रम ने कल मेस में बेइज्जत किया था। यह अदीरा थी। हाँ, विक्रम की सांस अटक गई। उसके हाथ से हैंड वार्मर नीचे गिर गया। वह लगभग गिर ही गया था, पर बगल वाले अफसर ने उसे पक लिया। विक्रम का चेहरा पीला पक गया। उसके होंठ कांप रहे थे। कल कहे गए शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। जिस्म बेचकर यहां तक पहुंची है क्या? आज रात मेरे क्वार्टर पर आना। उसने एक 2 स्टार मेजर जनरल के साथ न सिर्फ बदतमीजी की थी, बल्कि उसे धमकाया भी था और रात में गुंडे भी भेजे थे। यह सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं थी, यह एक ऐसा अपराध था जिसकी सख्त मौत भी हो सकती थी। अदीरा मंच पर छई। उसके जूतों की टक टक की आवाज विक्रम के दिल पर हथौड़े की तरह पर रही थी। वह बाकी अफसरों के पास से घूरी। जब उसकी नग विक्रम पर पई तो विक्रम को लगा जैसे उसका दिल रुक गया हो, लेकिन अदीरा ने बिना कोई भाव दिखाए उसे नहरंदा कर दिया, जैसे वह कोई सख का पत्थर हो। पर यह नहरंदा ही ज्यादा डरावनी थी। अदीरा माइक के सामने खड़ी हुई। हारों जवानों ने अपनी सांस रोक ली। उसने कोई काग नहीं निकाला, बल्कि ठंडी हवा में खड़े होकर एक एक जवान की आंखों में देखा। मैं मेजर जनरल अदीरा सिंह आज से 17वीं माउंटेन डिवीजन की कमान संभाल रही हूं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक भारी ताकत थी। मैं आज कोई लंबा भाषण नहीं दूंगी। इसके बजाय मैं कल दोपहर के खाने के बारे में बात करूंगी जो मैंने इस यूनिट में खाया था। मंच पर खड़े अफसर कानाफूसी करने लगे। विक्रम ने सिर झुका लिया और पसीना पोंछने लगा। वह बस दुआ कर रहा था कि उसका नाम न लिया जाए। कल जवानों के मेस में पानी वाली दाल और कुचली हुई सब्जी थी। चावल से बदबू आ रही थी। लेकिन अजीब बात है, कागों में राशन का खर्च ऐसे दिखाया गया था जैसे यहां रोज शाही दावत होती हो। अदीरा की आवाज धीरे धीरे और तीखी होती गई। मैं पूछती हूं, हमारे जवानों के हिस्से का राशन कहां गया? उनकी गर्म वर्दियां कहां हैं? सरहद पर देश की रक्षा करने वाले मेरे जवान भिखारियों से भी बदतर जिंदगी क्यों जी रहे हैं? उसकी दहा पूरे परेड ग्राउंड में गूंज गई। जवानों की आंखों में एक चमक आई। यह वो बातें थीं जो आज तक किसी ने नहीं कही थीं। अदीरा पीछे मुही और अफसरों की तरफ इशारा किया। अभी इसी वक्त इस यूनिट के सारे प्रशासनिक काम रोक दिए जाएं, सारे रिकॉर्ड और गोदाम सील कर दिए जाएं। इंस्पेक्शन टीम और मिलिट्री पुलिस तुरंत पिछले 5 साल के सारे रिकॉर्ड की जांच करे। और फिर वह धीरे धीरे चलकर विक्रम के पास गई। विक्रम सांस रोके खड़ा था। लॉजिस्टिक्स ऑफिसर मेजर विक्रम राणा। यस सर, मेजर विक्रम राणा। विक्रम की आवाज फट गई।
कल तुमने मुझे एक प्रस्ताव दिया था, क्या वह अभी भी लागू है? रात में अपने क्वार्टर पर बुलाने वाला। आस पास के अफसर हैरान रह गए। अपने कमांडर को क्वार्टर पर बुलाना यह पागलपन था। आज रात मैं इंतहार करूंगी, देखती हूं तुम्हारी ट्रेनिंग क्या है। और फिर अदिरा ने विक्रम के कान में फुसफुसाया। यह आवाज इतनी धीमी थी कि माइक में नहीं गई, लेकिन विक्रम के लिए यह मौत का संदेश था। कल रात जो गुंडे भेजे थे बेकमोर थे, अगली बार कुछ ढंग के भेजना, मारने में महा आएगा। अदिरा वापस माइक पर आई। परेड समाप्त, डिसमिस। संक्षिप्त समारोह खत्म हो गया। जैसे ही अदिरा मंच से उतरी, मिलिट्री पुलिस की गागियां सायरन बजाती हुई हेडक्वार्टर की तरफ दौड़ीं। युद्ध शुरू हो चुका था। डिवीजनल कमांडर का ऑफिस। अदिरा सोफे पर पैर रखकर बैठी फाइलें देख रही थी। खिड़की के बाहर पुलिस लॉजिस्टिक्स ऑफिसर के कमरे की तलाशी ले रही थी। खटखट, दरवा बजा और एडीसी कैप्टन आलोक वर्मा अंदर आया। उसका चेहरा भी विक्रम जितना ही पीला था। वह कांपते हाथों से कॉगी का कप रख रहा था। क्या कमांडर? कॉगी। अदिरा ने फाइल से नहरें हटाए बिना पूछा। कैप्टन आलोक, तुम पर कितना कर है? आलोक चौंक गया और कौही लगभग गिरा ही दी। जी, 30 लाख का जुए का कर है ना? कैप्टन की तनख्वाह से तो यह चुकाना मुश्किल होगा, इसीलिए विक्रम राणा के फेंके हुए टुकड़ों पर दुम हिला रहे थे। अदिरा ने फाइल बंद की और आलोक को देखा। उसकी आंखें सब कुछ जानती थीं। आलोक के पैरों से जान निकल गई और वह वहीं घुटनों के बल गिर गया। कमांडर, मुझसे बहुत भी गलती हो गई, बस एक मौका दे दीजिए। आप जो कहेंगी मैं करूंगा। अदिरा ने उसे ठंडी नहरों से देखा। गद्दार हमेशा दोबारा गद्दारी करता है। वह यह बात अच्छी तरह जानती थी, लेकिन अभी इस डरपोक का इस्तेमाल करने का समय था। उठो, एक फौजी इतनी आसानी से घुटने नहीं टेकता। मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। शर्त यह है कि अब से तुम विक्रम और उसके पीछे के लोगों की हर हरकत की खबर मुझे दोगे, अगर तुमने झूठ बोला या कोई चालाकी की। अदिरा ने मेज पर रखा एक पेन उठाया और अपनी उंगलियों से उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। चट्ट, तो तुम्हारी गर्दन का भी यही हाल होगा। याद रखूंगा सर। जय हिंद। आलोक पसीने से भीगा हुआ सैल्यूट करके कमरे से भाग गया। दरवाजा बंद होते ही अदिरा कुर्सी पर टिक गई। विक्रम तो बस एक छोटी मछली है, असली मगरमच्छ तो कोई और है। तवांग इलाके में फैला भ्रष्टाचार का एक भाजाल। मेज पर रखा फोन बजा। विक्रम का फोन था। आहिर था, या तो वह गिगगिगाएगा या धमकाएगा। अदिरा ने फोन उठाया। बोलो। कमांडर, मैं लॉजिस्टिक्स ऑफिसर विक्रम राणा बोल रहा हूं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें अभी भी एक अजीब सी अक थी। कल जो हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं आज शाम आपको डिनर पर ले जाना चाहता हूं, ताकि हम गलतफहमियां दूर कर सकें। रिश्वत और चापलूसी से मामला रफा दफा करने की कोशिश। अदिरा के होंठ टेढ़े हो गए। गलतफहमी? ठीक है, जगह बताओ। यूनिट के पीछे एक पहाई व्यू रेस्टोरेंट है, बहुत शांत जगह है। मैं शाम 7 बजे आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं आऊंगी। फोन रखकर अदिरा ने खिड़की से बाहर देखा। पहाई व्यू रेस्टोरेंट उन लोगों के ठिकानों में से एक था। यह सिर्फ खाने का न्योता नहीं होगा। वे क्रूर स्थानीय दलालों और गुंडों को बुलाकर उसे धमकाने की कोशिश करेंगे या कोई जाल बिछाएंगे। मजेदार है। अदिरा ने दराज से काले चम्हे के दस्ताने निकाले और पहन लिए। उसने मार्कोस के दिनों का अपना छोटा चाकू निकाला और उसकी धार जांची। ठंडी धार पर उसकी आंखों की परछाई दिखी। आज रात पहाई व्यू में एक खूनी दावत होगी। वह शिकारगाह में जाने के लिए तैयार थी। जानवरों का शिकार करने के लिए शिकारी को भी जानवर की माद में घुसना पड़ता है। उसने अपनी यूनिफॉर्म जैकेट उतारी और एक आरामदायक टैक्टिकल जैकेट पहन ली। शीशे में दिख रही उसकी परछाई अब किसी जनरल की नहीं, बल्कि मार्कोस की एक शिकारी की थी। इंतजार करो, तुमने जितना राशन खाया है उससे ज्यादा लाल खून उगलवाऊंगी। जैसे ही अदिरा ऑफिस से बाहर निकली, गलियारे की हवा भी जम गई। बदला तो अभी शुरू हुआ था। तवांग की गहरी पहाड़ियों में स्थित पहाई व्यू रेस्टोरेंट बाहर से तो एक साधारण ढाबा लगता था, लेकिन असल में यह भ्रष्ट फौजी अफसरों और स्थानीय दलालों की गुप्त बैठकों का अड्डा था। घने अंधेरे में डूबी पहाड़ी सक पर अदिरा की गाय चुपचाप ऊपर चक रही थी। गाय कैप्टन आलोक वर्मा चला रहा था। कमांडर, हम पहुंच गए। मेजर राणा ने अंदर एक प्राइवेट कमरा बुक किया है। आलोक की आवाज कांप रही थी। अदिरा ने शीशे से उसकी आंखों में देखा। बेचैनी से हिलती हुई पुतलियां,
वह कुछ जानता था। नहीं, वह इस जाल का एक हिस्सा था। ठीक है, तुम गाही में इंतहार करो। कुछ भी गप हो तो तुरंत मिलिट्री पुलिस को फोन करना। अदिरा के निर्देश पर आलोक ने राहत की सांस ली। ठीक है कमांडर, सावधान रहिएगा। राणा के पीछे बहुत बुरे लोग हैं। अदिरा ने जवाब देने के बजाय घाई का दरवाजा खोला। वहां की ठंडी हवा सीधी उसके चेहरे पर लगी। रेस्टोरेंट के गेट पर काले कपों में कुछ भारी भरकम आदमी खड़े थे। उन्होंने अदिरा के रैंक बैज देखकर भी सम्मान नहीं दिखाया, बल्कि उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगे। हटो! अदिरा की छोटी सी दहा पर एक आदमी आगे आया। राणा साहब की मेहमान हैं, तलाशी लेनी पड़ेगी। वह आदमी मुस्कुराते हुए अदिरा की तरफ हाथ बहाने लगा। यह साफ साफ एक उकसावा था। अदिरा की आंखों की पुतली भी नहीं हिली। जैसे ही उस आदमी का हाथ उसके करीब पहुंचा, अदिरा ने उसकी 2 उंगलियां पकड़ी। कक! एक डरावनी आवाज के साथ उस आदमी की चीख निकली। उसकी उंगलियां एक अजीब से कोण पर मुंह गई थीं। मेरे शरीर को छूने का हक सिर्फ लाशों को है। अदिरा उसे लांघकर कमरे का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। दभाम! दरवाजा टूटते टूटते बचा। अंदर का नहारा साफ था। एक बहा कमरा जिसमें शानदार खाना सजा था। बीच में मेजर विक्रम और एक मोटे पेट वाला अधे आदमी बैठा था। यह आदमी एक स्थानीय ठेकेदार और भ्रष्टाचार के जाल का एक अहम हिस्सा जगत सेठ था। कमांडर, आप आ गईं? इतना गुस्से में क्यों आ रही हैं? विक्रम ने झूठी हंसी के साथ उठते हुए कहा। जगत सेठ ने आराम से पैर फैलाकर अदिरा को देखा। तो ये हैं वो मशहूर मार्कोस वाली मैडम। बैठिए, आपके लिए कुछ तोहफा लाए हैं। जगत सेठ के इशारे पर एक आदमी 2 बहे सेब के कार्टन लेकर आया और अदिरा के सामने रख दिए। थप की भारी आवाज आई। 5 करोड़ रुपए कैश, मुंह बंद रखने की कीमत। अदिरा बैठी नहीं, बल्कि उन्हें घूरती रही। यह क्या है? रिश्वत? अरे नहीं मैडम, ये तो बस एक छोटा सा नराना है। हमारे लॉजिस्टिक्स ऑफिसर का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जगत सेठ मुस्कुराया। विक्रम राणा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अदिरा ने कार्टन के ढक्कन पर लात मारी। अंदर 500 रुपए के नोटों की गड्डियां भरी थीं। यह पैसा जवानों के खाने से चुराया है या यूनिट की मरम्मत के पैसे से? विक्रम का चेहरा लाल पीला होने लगा। कमांडर, जब प्यार से कह रहे हैं तो ले लीजिए। इस इलाके में हमसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी। वर्दी उतरवाना चाहते हैं क्या? अब वे अपनी असलियत पर आ गए थे। अदिरा के होंठ एक अजीब सी मुस्कान में मुह गए। वर्दी मेरी नहीं, तुम लोगों की उतरेगी और वह कफन होगा। साली! जगत सेठ ने मेज पलटते हुए चिल्लाया। ओए, क्या देख रहे हो? पको इस औरत को। उसकी चीख के साथ ही दरवाजें और खिड़कियां टूट गईं और करीब 15-20 गुंडे अंदर घुस आए। उनके हाथों में चाकू और लोहे की रॉड थीं। विक्रम पीछे हटते हुए हंसा। हा मार्कोस, यह जंग का मैदान नहीं है, यह मेरा इलाका है। आज तू यहां मर भी गई तो रिपोर्ट में लिखा जाएगा कि जंगली जानवर खा गए। अदिरा ने धीरे धीरे अपनी जैकेट के बटन खोले। उसकी आंखें खतरनाक रूप से चमक रही थीं। गलती मत करो, जहां मैं खई होती हूं वहीं जंग का मैदान होता है और मैं ही कानून हूं। सबसे पहले एक गुंडा चाकू लेकर दौड़ा। अदिरा ने शरीर को हल्का सा पीछे झुकाकर वार बचाया और मेज पर रखा चम्मच का डिब्बा उठा लिया। सर! उसकी कलाई से एक स्टील का चम्मच किसी खंजर की तरह उठा। खच! चाकू वाले गुंडे के हाथ में चम्मच घुस गया। जैसे ही उसने चाकू छोड़ा, अदिरा ने मेज पर छलांग लगाई और हवा में घूमते हुए अपने घुटने से उसके जब्हे पर वार किया। कक! दांत टूटने की आवाज के साथ वह पीछे गिर गया। पीछे से एक लोहे की रॉड आई। अदिरा ने सिर झुकाकर वार बचाया और गिरते हुए गुंडे को पककर पीछे फेंक दिया। रॉड सीधा अपने ही साथी के पेट पर पई। अगला! अदिरा की हर हरकत सटीक थी। वह आसपास की हर चीज को हथियार बना रही थी। उसने गर्म सब्जी की काही को लात मारकर एक गुंडे के मुंह पर फेंका। टूटी हुई बोतल से दूसरे की जांघ पर वार किया। चीख पुकार मची हुई थी, लेकिन अदिरा की सांस भी नहीं फूली थी। 7, 8 जैसे जैसे मीन पर गिरते गुंडों की संख्या ब्लैक्स रही थी। जगत सेठ और विक्रम के चेहरे पर खौफ छाता जा रहा था। वे समझ गए थे, यह औरत इंसान नहीं है, यह मारने के लिए बनाई गई मशीन है। यह नामुमकिन है। विक्रम पीछे हटते हुए भागने लगा, लेकिन अदिरा उसे कैसे छो देती। उसने मीन पर पही एक लोहे की रॉड उठाकर फेंकी। रॉड सीधी विक्रम के पैर पर लगी। आह! विक्रम मीन पर गिर गया।
अदिरा गिरे हुए गुंडों को लांघकर विक्रम के पास पहुंची। जगत सेठ पहले ही कोने में दुबक कर कांप रहा था। अदिरा ने विक्रम के बाल पककर उसे उठाया। भाग रहे हो? ट्रेनिंग तो अभी बाकी है। के कमांडर, गलती हो गई, छोड़ दो, जो कहोगी करूंगा। विक्रम रोते गिगगिगाते हुए भीख मांगने लगा। अदिरा उसे ठंडी नहरों से देख रही थी कि तभी उसकी जेब में फोन बजा। आलोक का फोन था। कमांडर, मिलिट्री पुलिस आ रही है, लेकिन अभी खबर मिली है कि विक्रम ने जो खुफिया डायरी छिपाई है वो पहाड़ के एक पुराने गोदाम में है। वे लोग सबूत मिटाने वाले हैं। फोन के उस पार से आती आलोक की आवाज घबराई हुई थी। अदिरा ने विक्रम को मीन पर पटक दिया। किस्मत अच्छी है तेरी, तेरा हिसाब बाद में करूंगी। उसने जगत सेठ को लात मारकर बेहोश किया और विक्रम के कान में कहा, यहीं पे रहना, अगर भागा तो दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर मारूंगी। अदिरा कमरे से बाहर निकली। बाहर आलोक गाही का दरवाजा खोले खड़ा था। कमांडर, आप ठीक हैं? ये खून। आलोक अदिरा के कपों पर लगा खून देखकर घबरा गया। मेरा नहीं है। डायरी कहाँ है? यहां से 3 किलोमीटर दूर एक पुराने लकी के गोदाम में। मुझे रास्ता पता है, जल्दी करना होगा। अदिरा गाही में बैठ गई। उसकी आंखें अभी भी गुस्से से जल रही थीं, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। ड्राइवर की सीट पर बैठे आलोक के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने शीशे से अदिरा को देखते हुए मन में कहा, फंस गई इस जैसी नागिन। गाही अंधेरे को चीरती हुई और भी गहरे पहाड़ों में चली गई। असली जहन्नुम तो अब शुरू होने वाला था। गाही कच्ची सक पर हिचकोले खाते हुए दौड़ रही थी। यह घना अंधेरा पहाड़ी रास्ता था जहां एक भी लाइट नहीं थी। गाही में एक भारी खामोशी थी। अदिरा खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही थी। कुछ गब थी। विक्रम जैसा डरपोक आदमी खुफिया डायरी को यूनिट से इतनी दूर इस वीरान जगह पर क्यों छिपाएगा? और आलोक को यह बात कैसे पता चली? कैप्टन आलोक। अदिरा की गहरी आवाज से आलोक चौंक गया। जी कमांडर, तुमने कहा था कि तुम पर 30 लाख का कर है। जुआ कब से खेल रहे हो? इस अचानक सवाल से आलोक की आंखें डगमगा गईं। वो बस शौक में शुरू किया था, अब छोड़ दिया है। छोड़ दिया है? तो फिर तुम्हारी कलाई पर जो घड़ी है वह पिछले महीने ही लॉन्च हुई। 50 लाख की महंगी घड़ी कैसे है? एक कर्जदार के पास ऐसी घड़ी तो नहीं होती। चिंग! आलोक ने ओर से ब्रेक लगाया। गाही धूल उखाती हुई रुक गई। सामने एक विशाल डरावना गोदाम खड़ा था। हम पहुंच गए। वह रहा। आलोक जल्दी से बात बदलते हुए घाई से उतरा। अदिरा ने उसे देखते हुए मन में पक्का कर लिया, यह एक जाल है, लेकिन वह फिर भी उतरी। शेर का शिकार करने के लिए शेर की माद में जाना ही पड़ता है। उसने अपनी जैकेट में लगे छोटे से रिकॉर्डर को फिर से ऑन किया। गोदाम के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। छत जगह जगह से टूटी हुई थी, जिससे चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। मीन पर लकी का बुरादा और जंग लगी मशीनें पई थीं। डायरी कहाँ है? अदिरा ने पूछा। आलोक बिना जवाब दिए गोदाम के बीच में गया और फिर रुककर पीछे मुहा। चांदनी में उसका चेहरा अब किसी डरपोक एडीसी का नहीं था। माफ करना कमांडर, मुझे भी तो अपनी जान बचानी थी। आलोक ने एक सीटी बजाई और तभी अंधेरे से दर्जनों परछाइयां निकलीं। हर कोने से, हर मशीन के पीछे से कम 50 लोग। ये रेस्टोरेंट वाले गुंडों से अलग थे। इनके हाथों में सिर्फ लाठी डंडे नहीं, बल्कि तेज धार वाले चाकू, कुल्हाई और यहां तक कि बिजली के झटके देने वाली मशीनें भी थीं। ये पेशेवर हथियारे थे। और ऊपर की बालकनी पर विक्रम राणा लंगाता हुआ सामने आया। उसके बगल में एक विशाल शरीर वाला आदमी खगा था, जो मुंबई से आया एक बह गैंगस्टर था। हाँ, अदिरा सिंह, यही तेरी कब्र बनेगी। मुझे छूने की हिम्मत की तूने। मार्कोस, बकवास, झुंड के सामने कोई शेर नहीं टिकता। विक्रम पागलों की तरह हौंस रहा था। आलोक धीरे धीरे पीछे हटकर उन लोगों की भीड़ में छिप गया। अदिरा ने एक लंबी सांस छोड़ी। आलोक, मैंने तुम्हें मौका दिया था, पर तुमने खुद जहन्नुम को चुना। क्या मतलब? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम खत्म हो चुकी हो। यहां मरोगी तो हम कह देंगे कि पहाड़ से गिरकर मर गई। आलोक डर को छिपाने के लिए चिल्लाया। अदिरा ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां भींची। 50 के सामने एक कोई आम इंसान होता तो बेहोश हो जाता, लेकिन उसका दिल और भी शांत हो गया। विक्रम, आलोक, कान खोलकर सुनो। आज रात इस गोदाम से अपने पैरों पर चलकर सिर्फ मैं बाहर जाऊंगी। मार डालो इस साली को।
विक्रम की चीख के साथ ही 50 गुंडे जानवरों की तरह चिल्लाते हुए दौड़े। अदिरा भी सीधा उनकी तरफ दौड़ी। सबसे पहले कुल्हाड़ी लेकर आते हुए आदमी का हाथ पकड़ उसने मरो दिया। कक! हड्डी टूटने की आवाज के साथ कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। अदिरा ने गिरती हुई कुल्हाड़ी को अपने पैर से उछालकर हाथ में पक लिया और उसके हैंडल से उस आदमी की छाती पर वार किया। वह आदमी मुंह से झाग उगलता हुआ गिर गया। अदिरा रुकी नहीं। वह किसी नाचने वाली की तरह उनके बीच से घुर रही थी। कुल्हाड़ी का हैंडल, मुक्का, कोहनी, घुटना, उसका पूरा शरीर एक हथियार था। वह मार्कोस में सीखी गई क्राव मागा और कलरीपेट्टू की मिली जुली जानलेवा कला का प्रदर्शन कर रही थी। वह सिर्फ शरीर के कमोर हिस्सों पर वार कर रही थी। आंख, गला, छाती, जहां से वह घुरती वहां टूटे हाथ, पैर वाले गुंडे दर्द से तपते हुए गिर जाते। लेकिन संख्या बहुत ज्यादा थी। वह एक को गिराती तो दो और आ जाते। अदिरा के माथे से पसीना बहने लगा। उसकी सांसें फूलने लगी थीं। तभी पीछे से आए एक आदमी ने बिजली के झटके देने वाली मशीन उसकी कमर पर लगा दी। चर्रर! बिजली का एक तेज झटका उसके शरीर में दौहा और वह लखा गई। इसी मौके का फायदा उठाकर एक भारी भरकम गुंडे ने क्रिकेट बैट से उसकी पीठ पर ओर से मारा। धम्म! एक भद्दी आवाज के साथ अदिरा मीन पर गिर पई। दर्द की एक लहर उसकी रीफ से होती हुई दिमाग तक पहुंच गई। गुंडे खुशी से चिल्लाते हुए उसे घेरने लगे। लातें बरसने लगीं। ऊपर से विक्रम चिल्ला रहा था, मार डालो। आलोक भी राहत की सांस लेकर हंसा। मीन पर गिरी अदिरा ने मुंह में आया खून थूका। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, लेकिन उसकी आंखों की आग बुझी नहीं थी। वह और भी लाल होकर जल रही थी। उसने मीन से लखी का बुरादा मुट्ठी में भर लिया। अभी खत्म नहीं हुआ। उसे मार्कोस में पहाओं की डायन क्यों कहा जाता था, वह सिर्फ उसकी लल्ले की ताकत की वजह से नहीं था। वह मौत के मुंह से वापस आकर दुश्मन की सांसें छीन लेने की उसकी जिद की वजह से था। अदिरा लखाते हुए उठी। गुंडे डरकर पीछे हट गए। उसके शरीर से निकलती क्रूरता ने गोदाम का तापमान गिरा दिया था। अब रहम नहीं करूंगी। अदिरा ने अपनी यूनिफॉर्म से मार्कोस के दिनों का अपना टैक्टिकल चाकू निकाला। उसकी तेज धार चांदनी में चमक रही थी। अभी तक वह खाली हाथ लटके रही थी, क्योंकि एक फौजी आम लोगों पर हथियार नहीं उठाता। लेकिन अब ये लोग आम नहीं थे, ये दुश्मन थे। उसने अपना शरीर नीचे झुकाया, किसी काले तेंदुए की तरह। अरे, इसके पास चाकू है, डरो मत, टूट पो! गैंगस्टर चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। अदिरा फिर से दौड़ी। इस बार उसकी गति पहले से भी तेज थी। सर! पहले आदमी की जांघ पर चाकू का एक गहरा घाव लगा। नस को बचाकर सिर्फ मांसपेशी को काटा गया था। सर! सर! दूसरे तीसरे आदमी की कलाई और टखने कट गए। खून के फव्वारे छूटने लगे। गोदाम एक पल में किसी कसाईखाने में बदल गया। 50 से ज्यादा गुंडे एक एक करके मीन पर रेंगने लगे। डर एक बीमारी की तरह फैल गया। राक्षस है, भागो! बचे हुए गुंडे हथियार फेंककर भागने लगे, लेकिन अदिरा ने दरवाहा रोक लिया। आना तुम्हारी मर्री थी, जाना मेरी मर्री होगी। ऊपर से यह नारा देख रहे विक्रम और आलोक के चेहरे सेध पाए गए। वे डर के मारे वहीं बैठ गए। अदिरा ने धीरे धीरे सिर उठाकर उनकी आंखों में देखा। खून से सना उसका चेहरा किसी नरक से आई राक्षसी जैसा लग रहा था। वहीं बैठे रहो मेरे ईडीसी और लॉजिस्टिक्स ऑफिसर, तुम्हें तो मैं और भी प्यार से समझाऊंगी। अदिरा ने ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर पैर रखा। पुरानी लोहे की सीढ़ियों से टंग की आवाज आई। यह विक्रम और आलोक की मौत का संगीत था। टंग 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 टंग। जंग लगी लोहे की सीढ़ियों पर चलते हुए जूतों की आवाज गोदाम की खामोशी को चीर रही थी। यह सिर्फ कदमों की आवाज नहीं थी, यह मौत के दूत की आहट थी जो अपने शिकार की सांसें लेने आ रहा था। ऊपर ऑफिस में छिपे मेजर विक्रम और कैप्टन आलोक को हर आवाज के साथ अपना दिल सिकुड़ता हुआ महसूस हो रहा था। विक्रम ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और मेज कुर्सियां लगाकर उसे जाम कर दिया। पागल है वो इंसान नहीं है। कैसे कोई 50 लोगों को अकेले मार सकता है? विक्रम फटी हुई आवाज में बब्बाया। आलोक क्या कर रहा है? खिड़की से कूद जा, वो ऊपर आई तो हम दोनों मारे जाएंगे। लेकिन आलोक कोने में बैठा बस दरवाजे को घूर रहा था। वह लड़ने की हिम्मत खो चुका था। उसने अपनी आंखों से नीचे हुए कत्लेआम को देखा था। उसने देखा था कि कैसे वह औरत लोगों के जोहों को काग की तरह मो रही थी। वह समझ गया था कि भागने का कोई फायदा नहीं।
दम! एक ओरदार धमाके के साथ ऑफिस का लोहे का दरवाजा अंदर की तरफ धंस गया। उसे रोकने के लिए लगाई गई मेज कुर्सियां टूटकर बिखर गईं। खीं धंसे हुए दरवाजे के बीच से एक खून से सना हाथ अंदर आया और उसने लॉक को काग की तरफ आकर फेंक दिया। दरवाजा पूरा खुल गया। बाहर रोशनी के सामने एक काली परछाई खड़ी थी। अदिरा। नॉक नॉक। रूम सर्विस आ गई। अदिरा धीरे धीरे अंदर आई। उसके हर कदम के साथ मीन पर खून के निशान बन रहे थे। विक्रम पीछे हटते हटते दीवार से जा टकराया। उसने पास पाए शटरे उठाकर फेंका। दूर रहे, पास मत आना। अदिरा ने सिर हल्का सा झुकाकर ए शटरे से खुद को बचाया। मेजर विक्रम राणा, भारतीय सेना का एक अफसर, और हरकतें देखो, गुंडों के पीछे छिपकर कांप रहा है। तुझे अपनी वर्दी पर शर्म नहीं आती? अदिरा की आवाज बर्फीली थी, लेकिन उसमें लावा जैसा गुस्सा उबल रहा था। उसने अपनी नहरें आलोक की तरफ घुमाई। आलोक मीन पर सिर रखकर गिंगिगा रहा था। कमांडर, गलती हो गई। मुझे विक्रम ने मजबूर किया था। मुझे छोड़ दीजिए। मजबूर किया था? अदिरा हौसी। 50 लाख की घई और जुए का शौक भी मजबूरी थी। तेरे लालच ने तुझे अंधा कर दिया। अदिरा आलोक के पास पहुंची। मैं गवाह बनूंगा। मैं विक्रम के सारे राह खोल दूंगा। देर हो गई। मौका मैंने गाही में दिया था। एक फौजी के लिए सबसे शर्म की बात क्या होती है जानते हो? दुश्मन से हारना नहीं, अपने साथी को धोखा देना। तूने सिर्फ फौज की इज्जत ही नहीं, अपनी आत्मा भी बेच दी। कक! अदिरा ने आलोक के दाहिने कंधे पर अपना बूट रख दिया। हड्डी टूटने की आवाज पूरे ऑफिस में गूंजी। कक! इस बार बायां कंधा। यह जवानों को धोखा देने की सब्जा है, और ये मुझे धोखा देने की। अब जिंदगी भर चम्मच भी नहीं उठा पाएगा। जेल में बैठकर अपने गुनाहों पर पछताना। आलोक मुंह से झाग उगलता हुआ बेहोश हो गया। अब सिर्फ विक्रम बचा था। वह डर के मारे अपनी पैंट गीली कर चुका था। उसने कांपते हाथों से मेज पर रखी खुफिया डायरी और पेन ड्राइव को जलाने के लिए लाइटर निकाला। पास मत आना, यह सबूत है। इसे जला दूंगा तो कुछ साबित नहीं होगा। जला दे। अदिरा की आंखों में कोई फर्क नहीं पा। वैसे भी तेरे गुनाह साबित करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, और अगर सबूत जल भी गए तो क्या, मैं तुझे यहीं मारकर गायब कर दूंगी। कहा था ना, जंगली सुअर का खाना बना दूंगी। अदिरा अपना चाकू लेकर एक कदम और आगे भाई। विक्रम इतना कांप रहा था कि उससे लाइटर भी नहीं जल रहा था। सच में पागल है तू। हाँ, पागल हूं। तुम जैसे कि है मेरे देश और मेरी यूनिट को खोखला कर रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि मैं एक पागल कुत्ता बनकर तुम्हें नोच डालूं। सर! अदिरा का हाथ हवा में उठा। चाकू सीधा विक्रम के हाथ में लगे लाइटर पर जाकर लगा। लाइटर टूटकर मीन पर बिखर गया। अदिरा ने पलक झपकते ही विक्रम का कॉलर पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। डायरी तो बस एक बहाना है। असली गुनाह यह है कि तूने जवानों का खून चूसकर अपना पेट भरा है। उसने विक्रम को मेज पर पटक दिया। धम! मेज टूट गई। देख, जिस छोकरी को तूने बेइज्जत किया था, वह तेरी जिंदगी कैसे खत्म करती है। अदिरा ने विक्रम की छाती पर एक ओरदार मुक्का मारा। उसके मुंह से खून और खाना बाहर आ गया। फिर एक लात उसके घुटने पर पही। कक! विक्रम बर्दस्ती घुटनों के बल गिर गया। जवान ठंड और भूख से मर रहे थे, और तू गर्म कमरे में बैठकर ऐश कर रहा था। तेरी सहा इसी दुनिया में मिलेगी। अदिरा ने आखिरी किक उसके चेहरे पर मारी। विक्रम दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। ऑफिस में फिर से शांति छा गई। अदिरा ने खुफिया डायरी और पेन ड्राइव उठाई और अपनी जेब से रिकॉर्डर निकालकर बंद कर दिया। रिकॉर्डिंग खत्म। काम हो गया। तभी दूर से सायरन की आवाजें आने लगीं। दर्जनों गाहियां उस तरफ आ रही थीं। यह रक्षा मंत्रालय की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी, जिसे अदिरा ने पहले ही बुला लिया था। खून से सने हाथों से उसने अपने फटे कपड़े ठीक किए। शरीर हजस्मी था, लेकिन उसकी आंखें रात के आसमान में किसी तारे की तरह चमक रही थीं। शिकार खत्म हो गया था। अब जीत का जश्न मनाने का समय था। हाथ ऊपर! हिलने वाले को गोली मार दी जाएगी। पूरी तरह से हथियारों से लैस स्पेशल फोर्स के जवान गोदाम में घुसे। वे मीन पर पड़े दर्जनों गुंडों की हालत देखकर हैरान रह गए। यह किसी एक इंसान का काम नहीं लग रहा था। यह सब अकेले किया? टीम लीडर ने कहा। तभी ऊपर बालकनी पर अदिरा दिखाई दी। खून से सना चेहरा, फटी वर्दी, लेकिन वह तनकर खई थी। देख क्या रहे हो? कचरा साफ करो। जय हिंद कमांडर, टीम हाजिर है। आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। ऊपर 2 मुख्य अपराधी हैं, उन्हें ले जाओ। जवान ऊपर गए और बेहोश विक्रम और आलोक को जानवरों की तरह घसीटते हुए नीचे लाए।
बाहर निकलते ही इन्वेस्टिगेशन टीम ने उन्हें हथकड़ी पहनाई। सुबह की पहली किरण फूट रही थी। अदिरा जब बाहर निकली तो ठंडी हवा ने उसके गर्म शरीर को छुआ। कमांडर, डॉक्टर को बुलाएं। जरूरत नहीं, ये बस खरोंचे हैं, सीधे यूनिट चलो। लेकिन मेरे जवान इंतहार कर रहे हैं, इसी हालत में जाना ज्यादा असरदार होगा। गाई जब यूनिट पहुंची तो सुबह की परेड खत्म हो चुकी थी। पूरी यूनिट में कमांडर और लॉजिस्टिक्स ऑफिसर के गायब होने की अफवाह फैली थी। जब जवानों ने कमांडर की गाय और उसके पीछे दर्जनों इन्वेस्टिगेशन गायों को देखा तो वे हैरान रह गए। अदिरा गाय से उतरी। परेड ग्राउंड में सन्नाटा छा गया। कमांडर का रूप चौंकाने वाला था। खून से लथपथ वर्दी, बिखरे बाल, लेकिन चाल में वही रौब। उसके पीछे रस्सियों से बंधे विक्रम, आलोक और बाकी भ्रष्ट अफसर लाए जा रहे थे। अदिरा मंच पर नहीं गई, वह सीधा जवानों की लाइन के सामने जाकर खड़ी हो गई। ध्यान दो। बिना माइक के भी उसकी आवाज हर कोने तक पहुंची। मैंने कल वादा किया था, मैं तुम्हें तुम्हारा हर वापस दिलाऊंगी और भ्रष्टाचारियों को सहा दूंगी। उसने विक्रम की तरफ इशारा किया। इन लोगों ने तुम्हारे हिस्से का खाना और कपे चुराकर अपना पेट भरा। यह सेका आलिक में वापस बहाले के विक्रम की तरफ इशारा किया। सिर्फ चोरी नहीं, यह गद्दारी है। जवानों की आंखों में गुस्सा, नफरत और अपनी कमांडर के लिए सम्मान भर गया। मैं मार्कोस से हूं, मेरे शब्दकोश में पीछे हटना नहीं है। आगे भी जो कोई मेरे जवानों को छुएगा, मैं उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ कर साधूंगी। तुम यहां देश की सेवा करने आए हो, भूखे रहने या बेइत होने नहीं। आज से यह डिवीजन दोबारा जन्म लेगी। परेड समाप्त। जवानों के बीच से नारों की आवाज गूंज उठी। कमांडर अदिरा सिंह की जय, मार्कोस की जय। अदिरा हल्के से मुस्कुराई और जवानों को सैल्यूट किया। यह एक जनरल का नहीं, एक साथी का सैल्यूट था। एक हफ्ते बाद यूनिट पूरी तरह बदल चुकी थी। विक्रम और आलोक को 15 और 10 साल की जेल हुई। उनसे जुए सारे ठेकेदार और गुंडे भी पके गए। जब्त किया गया पैसा यूनिट के विकास में लगा दिया गया। दोपहर के खाने के समय अदिरा फिर से जवानों के मेस में गई। आज वहां से स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। मेन्यू में चिकन करी, पनीर और ताजे फल थे। जय हिंद कमांडर, खाना खाइए, लंगर वाले जवानों ने खुशी से कहा। अदिरा एक थाली लेकर जवानों के बीच बैठ गई। सब उसे अपनी बगल में बिठाना चाहते थे। उसके सामने एक नया भर्ती हुआ जवान बैठा था जो डर के मारे खा भी नहीं पा रहा था। खाओ बेटा, अच्छे से खाओ। अदिरा ने अपनी प्लेट से थोड़ा चिकन निकालकर उसकी थाली में रख दिया। धन्यवाद कमांडर। उस जवान की आंखें भर आईं। अब मेस में बदबूदार खाना नहीं था, वहां बस खुशी और गर्माहट थी। अदिरा ने सोचा, असली जीत यही है। दुश्मनों को हराने से ज्यादा जरूरी है अपने जवानों को खुश रखना। कमांडर, जवानों ने आपका एक नया नाम रखा है, एक अफसर ने आकर कहा। क्या? पहाओं की मां। अदिरा हंसी। पहाओं की डायन से पहाओं की मां तक का सफर बुरा नहीं था। मां तो अब थोई और डांट लगानी पड़ेगी। वह संतुष्टि के साथ परेड ग्राउंड को देखने लगी। हवा अभी भी ठंडी थी, लेकिन अब चुभ नहीं रही थी। यूनिट का झंडा शान से लहरा रहा था। उसके पीछे अब 5000 जवान बैठे खड़े थे। जनवरी की एक सर्द सुबह। अदिरा को आए 1 महीना हो चुका था। डिवीजन में सब कुछ बदल गया था। जवानों के चेहरे पर खुशी थी। पहाहों की मां का नाम अब हर जवान के दिल में बस गया था। लेकिन तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था। विक्रम और जगत सेठ के पके जाने से उनका काला धंधा बंद हो गया था और इस धंधे से जूहे भय मगरमच्छ अब भूखे थे। एक रात अदिरा अपने ऑफिस में नक्शे पर कुछ देख रही थी। हाल ही में बॉर्डर के पास कुछ अनजान लोगों की हरकतें देखी गई थीं। वे न तो दुश्मन थे न घुसपैठिए। विक्रम सिर्फ चोरी नहीं कर रहा था, वह किसी के लिए दरवाजा खोलकर बैठा था। अदिरा को शक हुआ कि निगरानी के उपकरणों की चोरी करके एक कमजोर रास्ता बनाया गया है जिसे तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तभी फोन बजा। कमांडर, हमने एक पुरानी खदान के पास कुछ संदिग्ध लोगों को देखा है। वे भाग गए, लेकिन हमें एक पैकेट मिला है। सैद पाउडर है, ड्रग्स लग रहा है। अदिरा ने मुट्ठी भींच ली। ड्रग्स? सरहद का इस्तेमाल ड्रग्स तस्करी के लिए हो रहा था। यह देश की सुरक्षा पर हमला था। मैं खुद आ रही हूं, पूरी टीम तैयार रखो। 20 मिनट बाद अदिरा एक बर्फीले दुर्गम पहाड़ी इलाके में थी। वे लोग उस घाटी की तरफ भागे हैं, लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक है। अदिरा ने नाइट विंड दूरबीन से देखा। बर्फ पर कुछ पैरों के निशान थे। उसने अपने मार्कोस के अनुभव से अंदाजा लगाया। 5 लोग हैं,
सामान भारी है, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। उसने टीम को आदेश दिया, तुम लोग घूमकर रास्ता रोको, मैं सीधा पीछा करती हूं। कमांडर, अकेले जाना। मार्कोस में मैं पहाड़ों पर चलती नहीं, ऊती थी। वह अंधेरे में कूद गई। आधे घंटे बाद उसे एक पुरानी झोंपड़ी से रोशनी आती दिखी। अंदर से आवाजें आ रही थीं। साला, उस विक्रम के पक्के जाने से सब गुम हो गया। मुंबई में भाऊ सावंत को पता चला तो हम सब मारे जाएंगे। अदिरा समझ गई। 5 लोग हथियारों से लैस। उसने एक पत्थर उठाकर दूसरी तरफ फेंका। खट! क्या है? कोई जानवर है क्या? जाकर देख। एक आदमी बाहर निकला। जैसे ही वह दूसरी तरफ मुड़ा, अदिरा छत से उसके ऊपर कूद गई। धम! वह बेहोश हो गया। कौन है? अंदर से 4 लोग बाहर निकले। अदिरा ने अंधेरे से निकलते हुए कहा, ड्रग्स तस्कर। फौज की मीन को अपना गोदाम समझ लिया। उसके कंधे पर लगे 2 सितारे चांदनी में चमके। लक्की है, फौजी है, मार डालो इसे। 3 लोग एक साथ दौड़े, लेकिन उनकी हरकतें अदिरा की आंखों में बहुत धीमी थीं। उसने एक का हाथ मोआ, दूसरे के जब्बे पर कोहनी मारी और तीसरे को अपनी टांगों से मीन पर पटक दिया। आखिरी बचा हुआ उनका लीडर डरकर पीछे हट गया। तू कौन है? इस इलाके की कमांडर, और तुम जैसे कचरे को साफ करने वाली। उसने भी चाकू चलाया, लेकिन अदिरा ने वार बचाकर उसकी छाती पर ओरदार मुक्का मारा। मुंबई में भाऊ सावंत कौन है, बता। भाऊ को जानेगी तो मर जाएगी। वो शैतान है। शैतान मयेदार है। देखते हैं नरक से आई डायन और शैतान में कौन ज्यादा खतरनाक है। तभी बाकी फौजी आ गए और उन्होंने सबको पक लिया। इनसे भाऊ सावंत के बारे में सब कुछ उगलवाओ। अदिरा ने आसमान की तरफ देखा। लय अभी खत्म नहीं हुई थी। मुंबई, एक आलीशान क्लब। भाऊ सावंत गुस्से में चिल्ला रहा था, क्या माल भी गया और आदमी भी पके गए, और एक औरत ने अकेले सबको पक लिया। वह देश के सबसे बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का सरगना था। सरहद के रास्ते तस्करी उसका सबसे बड़ा धंधा था। साली, मेरी सल्तनत में हाथ डाला। उसे पता नहीं कि उसने किससे पंगा लिया है। भाऊ ने अपने आदमी को आदेश दिया, फौजी ईद के भूखे होते हैं और लोगों को बचाने का कीहा होता है उनमें, उसी का फायदा उठाओ। तवांग के पास एक गांव में हमारे आदमी हैं। कल वहां फौजी लोग गांव वालों की मदद करने आएंगे। वहां कुछ जवानों और गांव वालों को बंदी बना लो और उस औरत से कहो कि अकेले बिना हथियार के आए। अगले दिन एक शांतिपूर्ण गांव में कुछ गुंडे घुस आए और वहां काम कर रहे 5 जवानों और कुछ गांव वालों को बंदी बना लिया। अगर पुलिस या फौज आई तो सबको मार देंगे, सिर्फ तुम्हारी कमांडर अकेले आए। अदिरा को खबर मिलते ही वह गुस्से से भर गई। यह एक जाल था। कमांडर, मत जाइए। मेरे जवान और मेरे देश के लोग खतरे में हैं। मैं जाऊंगी। उसने अपनी वर्दी उतारी और एक साधारण जैकेट पहन ली। अपना छोटा चाकू जूते में छिपा लिया। स्नाइपर टीम तैयार रखो, मेरे इशारे का इंतजार करना। गांव के बाहर गुंडों का लीडर, जिसका नाम बिच्छू था, हंस रहा था। लगता है नहीं आएगी, चलो किसी की उंगली काटते हैं। तभी बर्बारी के बीच से कोई आता दिखा। अदिरा, आ गई। हिम्मत तो है। बिच्छू के आदमियों ने उसकी तलाशी ली, उन्हें कुछ नहीं मिला। मैं आ गई, अब इन्हें छोड़ दो। हाँ, पागल है क्या? भाऊ ने तुझे तप्पा तप्पा कर मारने को कहा है। घुटने टेक। बिच्छू ने जैसे ही चाकू उठाया, अदिरा मीन पर फिसलते हुए उसके पैरों में घुस गई और उसे गिरा दिया। उसने बिच्छू को अपनी ढाल बनाया और चिल्लाई, अब लेट जाओ। जवानों ने तुरंत गांव वालों को मीन पर लिटा दिया। उसी पल खिड़कियां टूटी और धुएं वाले बम अंदर आए। चारों तरफ धुआं भर गया। क्या हुआ? गुंडे घबरा गए। अदिरा ने जूते से अपना चाकू निकाला। धुएं में वह किसी भूत की तरह घूम रही थी। सर, खट! चीखें गूंजने लगीं। वह बिना देखे सिर्फ आवा और हवा से दुश्मन की जगह पता लगा रही थी। यह मार्कोस की ट्रेनिंग थी। गुंडे डर के मारे एक दूसरे पर ही हमला करने लगे। धुआं छोटा। खून से सना चाकू लिए अदिरा खई थी। उसकी आंखें लाल थीं। छो दो मुझे। बिच्छू गिगगिगाने लगा। मेरे जवानों को हाथ लगाकर इंदा बचने की उम्मीद कर रहा था। तभी स्पेशल फोर्स अंदर आ गई। अदिरा ने बिच्छू को दीवार से टकराया। भाऊ से कहना, अगली बार मैं खुद मुंबई आऊंगी, मेरा इंतजार करे। अब बचाव का नहीं, हमले का समय था। उसने फोन निकाला। मैं बोल रही हूं, मार्कोस के पुराने साथियों को इकट्ठा करो। शिकार बहुत बब्बहा है, अकेले नहीं मारा जाएगा। फोन के उस पार से एक भारी आवाज आई, बहुत दिन हो गए बॉस, कब मिलना है? आज रात।
लई का मैदान अब मुंबई था। मुंबई की रातें चमकदार थीं, लेकिन इस चमक के नीचे गहरा अंधेरा था। भाऊ सावंत का अड्डा बाबेल क्लब के सामने एक पुरानी इमारत की छत पर अदीरा खई थी। उसके पीछे चार और परछायां थीं। बहुत दिन हो गए। इंदा हो सब बॉस, आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा हो सकता है? यह भालू था, एक भारी भरकम पूर्व मार्कोस कमांडो। शरीर में खुजली हो रही थी बॉस। यह नाग था, एक फुर्तीला किक बॉक्सर। बाकी दो भूत और तलवार भी तैयार थे। ये मार्कोस के महान योद्धा थे। प्लान समझ गए? हाँ बॉस, 5वीं मंजिल पर भाव है। नीचे 100 से ज्यादा गुंडे, हर एक के हिस्से में 20 आएंगे। महा आएगा। ठीक है, मिशन शुरू। अदीरा छत से नीचे कूद गई और पाइप के सहारे उतरने लगी। बाकी भी उसके पीछे हो लिए। क्लब के गेट पर खुमे गुंडे कुछ समझ पाते उससे पहले ही भालू ने उन्हें ढेर कर दिया। अंदर से और गुंडे आए, लेकिन वे पांचों के सामने टिक नहीं पाए। भालू किसी टैंक की तरह बीच में घुस गया। नाग मेजों पर उछल कर सबको किक मार रहा था। अदीरा इस अफरातफरी के बीच सीधी सीईओ की तरफ दौड़ी। जो भी सामने आया वह एक ही वार में ढेर हो गया। दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल, हर मंजिल पर लड़ाई और भी खतरनाक होती गई। चौथी मंजिल पर पेशेवर चाकूबा थे। यहां तक आ गई, लेकिन अब खत्म। अदीरा ने अपनी जेब से एक फोल्डिंग रॉड निकाली। चट, बातें बहुत करते हो। चाकू और रॉड की टक्कर से चिंगारियां निकली। अदीरा ने एक पल में उसके हाथ पर वार करके चाकू गिराया और घुटने से उसका जब्भा तो दिया। बॉस, आप आगे बो, यहां हम संभाल लेंगे। अदीरा 5वीं मंजिल पर पहुंची। एक भारी लकड़ी का दरवाहा। उसने दौड़कर एक ओरदार लात मारी। धाम, दरवाहा टूट गया। अंदर भाव सावंत सोफे पर बैठा सिगार पी रहा था। उसके चारों तरफ रूस के 4 स्पेशल फोर्स के रिटायर्ड बॉडीगार्ड खड़े थे। वाह, मेरे 100 आदमियों को हराकर यहां तक आ गई। सच में डायन है तू। अदीरा उसके सामने मेज पर बैठ गई। शैतान को पकने के लिए डायन बनना पड़ता है। भाऊ के इशारे पर चारों बॉडीगार्ड अदीरा को घेरने लगे। वे पहाड़ जैसे थे। भालू का शिकार कैसे करते हैं दिखाती हूं। अदीरा ने पहले वाले के घुटने पर पैर रखकर छलांग लगाई और उसकी गर्दन पककर उसे मीन पर पटक दिया। बाकी तीनों एक साथ दौड़े। अदीरा ने उनकी ताकत का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ किया और 5 मिनट में चारों को ढेर कर दिया। अब सिर्फ भाऊ और अदीरा बचे थे। भाऊ ने कांपते हाथों से बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन अदीरा ने अपनी रॉड फेंककर उसका हाथ तो दिया। फौजी के सामने बंदूक, तेरी इतनी हिम्मत? अदीरा ने उसका कॉलर पकड़ा और उसे खिड़की पर लटका दिया। नीचे 5 मंजिल की ऊंचाई थी। पैसा 500 करोड़ दूंगा, तुझे सेना प्रमुख बना दूंगा। अदीरा ने ठंडी आवाज में कहा, 500 करोड़। मेरे जवानों की भूख और ठंड की कोई कीमत नहीं है। तभी बाहर सायरन की आवाजें आने लगीं। मिलिट्री पुलिस और इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंच चुकी थी। सुन रहा है तेरी सल्तनत के गिरने की आवाज? माफ कर दो, छोड़ दो। जेल में बैठकर सोचना उन कमोर लोगों के बारे में जिन्हें तूने सताया था। उसने भाव को मीन पर पटक दिया। वह अब कोई डॉन नहीं, एक डरा हुआ बूढ़ा अपराधी था। बॉस, सफाई हो गई। नीचे से भालू की आवाज आई। अदीरा मुस्कुराई। बहुत अच्छे, आज रात पार्टी मेरी तरफ से। खाने में चिकन टिक्का। भाऊ सावंत की गिरफ्तारी ने पूरे देश को हिला दिया। उसकी डायरी से कई भय नेताओं और अफसरों के नाम सामने आए और सब गिरफ्तार हुए। अदीरा एक राष्ट्रीय हीरो बन गई, लेकिन उसने सारे इंटरव्यू मना कर दिए। वह वापस अपनी यूनिट तवांग लौट गई। सर्दी चली गई और वसंत आ गया। आज यूनिट में फैमिली डे था। जवानों के परिवार आए थे। हर तरफ खुशी का माहौल था। अरे वाह, फौज का खाना इतना अच्छा होता है। मेरा बेटा तो मोटा हो गया। माँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। कमांडर हमारा बहुत ध्यान रखती हैं। अदीरा सबसे मिलती झुलती घूम रही थी। लोग उसे धन्यवाद दे रहे थे। तभी उसके ईडीसी ने आकर कहा, कमांडर, रक्षा मंत्री का फोन है। वे आपको वीरता पुरस्कार और लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर प्रमोट करना चाहते हैं। दिल्ली बुला रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल, 3 स्टार, हर फौजी का सपना। लेकिन अदीरा ने जवानों और उनके परिवारों को देखा और फिर दूर सरहद की तरफ। मना कर दो, मेरा काम अभी यहां बाकी है। एक और सितारे से यादा घरूरी मेरे जवानों के पेट की आग है। तभी एक जवान, जिसे उसने पहले दिन मेस में देखा था, उसके पास आया। उसके हाथ में एक काग का बना फूल और एक डेयरी मिल्क चॉकलेट थी। कमांडर, यह आपके लिए। हमें इंसान समझने के लिए
धन्यवाद। अदिरा ने चॉकलेट को देखा। 500 करोड़ की रिश्वत ठुकराने वाली औरत की आंखें इस छोटी सी चॉकलेट से भर आईं। उसने चॉकलेट ली और काग के फूल को अपनी जेब में रख लिया। धन्यवाद, यह मेरी जिंदगी की सबसे कीमती रिश्वत है। जवान ने मुस्कुराकर सैल्यूट किया। जय हिंद कमांडर, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी तुम सबसे प्यार करती हूं मेरे बेटो। वसंत की हवा चली। अदिरा ने आसमान की तरफ देखा। मार्कोस में उसने दुश्मनों को मारना सीखा था, यहां उसने लोगों को जिंदगी देना सीखा था। पहाहों की डायन अब नहीं थी। यहां सिर्फ 5000 बेटों की मां और देश की सबसे मजबूत ढाल मेजर जनरल अदिरा सिंह थी। पूरी यूनिट ध्यान दो, अदिरा ने चिल्लाकर कहा। आज कोई रैंक नहीं, कोई अफसर नहीं, सब मिलकर जश्न मनाएंगे। हुर्रे की आवाज़ें तवांग की पहाड़ियों में गूंज उठीं। सितारों वाली मार्कोस अदिरा सिंह की कहानी तो अब शुरू हुई थी।